जय हिंद दोस्तों। आज मिडिल ईस्ट में काफी बड़े लेवल पर वॉर छिड़ चुका है, जिसमें मिसाइल्स गिरी, ड्रोन्स उड़े, एयर स्ट्राइक हुई। This was an operation a decade in the design, involving more than 200 Israeli jets and, according to Israeli briefings, incursions behind enemy lines. और सबसे इम्पोर्टेंट, टॉप लेवल के मिलिट्री जनरल और साइंटिस्ट मारे गए। इस वॉर में एक तरफ से इजराइल, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव कंट्री है, जिसे अपने दुश्मनों को कब और कैसे मारना है इस चीज की मास्टरी है। वहीं दूसरी तरफ है ईरान, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की चाह है, प्रॉक्सीज है, तेल का भंडार है, और इसने भी पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बैठा रखा है। लेकिन असली गेम सिर्फ वॉर नहीं, इसके पीछे पॉलिटिक्स, न्यूक्लियर डील, ऑयल का खेल और दुनिया की पावर फाइट। और इन दोनों के बीच में यूएसए, जो शांति तो दिखाता है लेकिन बैकडोर से इजराइल को पूरा सपोर्ट कर रहा है। पर इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वॉर का भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, रियल वॉर से लेके बैकडोर पॉलिटिक्स तक। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक वॉर नहीं बल्कि पूरा डोमिनेशन का गेम है। जून 2025 को इजराइल ने ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस ऑपरेशन के तहत ईरान के ऊपर 330 म्यूनिशंस और 200 से ज्यादा प्लेन से एयर स्ट्राइक की गई। इस स्ट्राइक से ईरान के कैपिटल तेहरान पर बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुआ। तेहरान में भी स्पेसिफिकली इजराइल ने उनके न्यूक्लियर साइट जैसे नतांज, इश्फान और फोर्डो में अटैक किया। साथ ही में उनके तबरीज एयरबेस और उनके मिसाइल साइट जैसे केरमान शाह के ऊपर भी बॉम्बार्डमेंट किया। रिपोर्ट्स की अगर हम बात माने तो ईरान के टॉप 3 मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए, जिसमें शामिल थे हुसैन सलामी, द हेड ऑफ एलीट रिवोल्यूशनरी गार्ड, मोहम्मद बघेरी, द चीफ ऑफ स्टाफ आर्म्ड फोर्सेस, और अली शमखानी, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी चीफ। और इसके अलावा ईरान के टॉप के साइंटिस्ट और साथ ही में 78 सिविलियंस, जिसमें विमेन और चिल्ड्रन दोनों शामिल थे, उनकी भी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। और उसी के अलावा 329 से भी ज्यादा सिविलियंस इंजर्ड हो गए। ईरान ने भी इस अटैक का पलटवार करते हुए उसी दिन 13 जून की शाम को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया, जिसके तहत उसने इजराइल पर 150 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 100 से ज़्यादा ड्रोन से हमला किया। इस अटैक से इजराइल के 3 लोग मारे गए और 172 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए, और उसके शहर जेरूसलम और तेल अवीव की बिल्डिंग्स को डैमेज पहुंचा। इसके साथ ही उसके पावर ग्रिड इंफ्रा को टेम्पररी बेसिस पर डैमेज आया। इवन दो ईरान ने काफ़ी सारी मिसाइल्स फायर की, लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें कि आयरन डोम और डेविड स्लिंग है, उन्होंने काफ़ी सारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर वहीं गिरा दिया। अगेन 14 जून को दोनों कंट्रीज की तरफ से मिसाइल अटैक किया जाता है, बट इस बार इजराइल को भी काफ़ी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा और उसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे कि डिफेंस हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुंचा। इसके बदले इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपोज और उनकी सेंट्रल रिफाइनरी पर अटैक किया। 15 जून को इजराइल मिलिट्री क्लेम करती है कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रा और उनके डिफेंस मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया। इन शॉर्ट, दोनों कंट्रीज के बीच काइंड ऑफ वॉर छिड़ चुका है, और इजराइल का कहना है कि अगर ये वॉर रुकवानी है तो ईरान में रिजीम चेंज करवाना होगा, जो कि प्रो इजराइल हो। ईरान एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक है, जिसका मतलब वहाँ जितने भी रूल्स और रेगुलेशन बनते हैं वो किसी रिलीजन के बेसिस बनते हैं, जो कि वहाँ पर इस्लाम है। सो बेसिकली उनके जो सुप्रीम पॉलिटिकल लीडर हैं वो इस्लामिक अथॉरिटी के हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ इजराइल की, तो इजराइल देश आज जिस मिट्टी पर है, जिस जगह पर है, वहाँ पहले सिर्फ कंप्लीटली पैलेस्टीन नाम का एक इस्लामिक स्टेट हुआ करता था, जिसकी पूरी पॉपुलेशन मुस्लिम्स थी। तो 1947 में यूएन की 2 स्टेट पॉलिसी की वजह से वहां पर इजराइल का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ज्यूज है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा ईरान है, वो अपने आप को एज अ मुस्लिम्स का मसीहा या उनका लीडर बनाना चाहता है, और इसी वजह से वो
इसराइल के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठाता है कि यहाँ पर पहले सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी हुआ करता था, एक ही मुस्लिम स्टेट था, तो वहां पर इसराइल कैसे आ गया। इसी वजह से वो इसराइल के एग्जिस्टेंस को मना करता है और उसको कंप्लीटली ग्लोबल मैप से हटाना चाहता है। वहीं जितने अच्छे रिलेशन यूएस और इसराइल के बीच में, उतने ही बेकार रिलेशन यूएस और ईरान के बीच है। और इसी वजह से ईरान को ऐसा लगता है कि जो हमारा इसराइल है वो मिडिल ईस्ट के अंदर यूएस का प्रॉक्सी है। और इसी के चलते वो करता क्या है कि वो अपने प्रॉक्सी जैसे हिजबुल्ला और हमास से इसराइल पर अटैक कराता है, ताकि इसराइल के अंदर स्टेबिलिटी बनी ना रहे और वो प्रॉब्लम में फंसा रहे। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ईरान और इसराइल के बीच के जो रिलेशन है वो काफ़ी बेकार है। अच्छा, साथ में हुआ क्या कि अभी हाल ही में जो हमारा ईरान है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काफ़ी नज़दीक आ गया था। उसने ऑलमोस्ट 60% यूरेनियम को एनरिच कर लिया। और इस चीज़ को देखते ही इसराइल को पता चल गया कि अगर गलती से ईरान ने बॉम्ब बना लिया तो मोस्ट प्रोबेबली वो इस बॉम्ब से इसराइल को सिर्फ एक ही स्ट्राइक में ख़त्म कर सकता है, क्योंकि जो इसराइल का एरिया है, जो उसका साइज़ है, वो काफ़ी छोटा है। और इसी वजह से 13 जून को इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, ताकि ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया जा सके। अगर हम यूएसए की बात करें तो 100% इसराइल के फेवर में है। भले ही वो सामने से दोनों कंट्रीज़ को डीएस्केलेट करने को बोल रहा है, फिर भी वो इसराइल को एयर डिफेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक बैकिंग दे रहा है। लेकिन 22 जून को यूएसए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत खुद भी ईरान से डायरेक्ट वॉर में उतर गया और उसने अपने डेडली स्टेल्थ बॉम्बर B-2 स्पिरिट से ईरान की 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बॉम्ब से अटैक किया। ईरान ने इस अटैक से हुए किसी भी नुकसान से इनकार किया है और कहा है कि वो यूएस के इस एग्रेशन का जवाब पक्का देगा। वहीं दूसरी तरफ रशिया और चाइना दोनों इस वॉर को डीएस्केलेट करवाना चाहते हैं। साथ ही में वो ईरान को डिप्लोमेटिक बैकिंग दे रहे हैं और इसराइल के अटैक को कंडेम कर रहे हैं। चाइना का जो ऑयल इंपोर्ट है वो ईरान पर डिपेंडेंट है, इसी वजह से वो ईरान में स्टेबिलिटी चाहता है। मिडल ईस्ट कंट्रीज जैसे कि सऊदी और यूएई इस सिचुएशन पर न्यूट्रल हैं और पीस की बात कर रहे हैं, जबकि कतर ईरान को डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर रहा है। वहीं ओमान, जिसके दोनों ही कंट्रीज से अच्छे रिलेशन हैं, वो इस वॉर को डीएस्केलेट करवाना चाहता है। बचा इराक, वो खुद कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है क्योंकि उसकी टेरिटरी पर रहने वाले शिया मिलिटेंट्स ईरान को सपोर्ट कर इसराइल को टारगेट करते हैं, जबकि इराक की गवर्नमेंट इसराइल से भी अच्छे रिलेशन रखना चाहती है। अगर हम आज की बात करें तो यूएस और ईरान के बीच के रिलेशन अच्छे हैं नहीं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1979 के पहले ईरान के अंदर शाह रूल किया करते थे, जिसको यूएस की गवर्नमेंट काफ़ी पसंद करती थी और उन्हें वो बैक करती थी। लेकिन जो ईरान के सिविलियंस थे उनका ये मानना था कि जो शाह है वो यूएस के पपेट है। क्यों? क्योंकि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज बनाते थे अपने देश के लिए, वो मेनली यूएस के फेवर में होती थी। और इसी के कारण 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, जिसको अयतुल्लाह खुमैनी लीड कर रहे थे, और आगे जाकर उन्होंने ईरान में सत्ता पलट कर दिया। अब आगे जाकर जो शाह थे उनको यूएस शरण दे देता है मेडिकल रीजन का बहाना देके। और ये सारी चीज़ें देखकर जो ईरान की गवर्नमेंट थी और वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। हालात तो इतने बिगड़ जाते हैं कि ईरान के कैपिटल शहर तेहरान, जहाँ पर यूएस की एम्बेसी थी, वहाँ पर ईरानियन स्टूडेंट्स ने वहाँ के 52 अमेरिकन को बंदी बना दिया, और वो भी 444 डेज के लिए। और इन सारी चीज़ों के बाद जो डिप्लोमेटिक टाइज थे यूएस और ईरान के बीच में, वो टोटली ख़त्म हो गए। इसी के साथ ईयर 1980s में ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रीस्टार्ट कर देता है, और ये चीज़ उस टाइम पर यूएस के लिए सिर दर्द बन रखा था। इसी के कारण यूएस ने ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। आगे जाकर 2015 में जब ओबामा जी की सरकार आती है यूएस के अंदर, तो ओबामा ये जितने भी सैंक्शंस होते हैं ईरान के ऊपर से हटा देते हैं, क्योंकि उस टाइम पर यूएस और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, जिसके तहत ईरान सिर्फ उतना ही यूरेनियम इनरिच कर सकता है जितना उसको एनर्जी पर्पजेस के लिए चाहिए। इसकी वजह से ईरान और यूएस के बीच के जो रिलेशन है वो भी थोड़ा सुधरने लग जाते हैं। अब आगे जाकर 2018 में यूएस में एक नई गवर्नमेंट आती है, जिसके प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं, वो ईरान के साथ अपनी न्यूक्लियर डील को तोड़ देते हैं। The United States will withdraw from the Iran nuclear deal. क्योंकि उनका मानना ये था कि इवन दो ईरान ने न्यूक्लियर डील पर साइन कर रखा है,
बट फिर भी वो यूरेनियम इनरिचमेंट इतना ज्यादा कर रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की राह पर है। और इसी की वजह से उन्होंने आगे चलकर ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा दिया। अब इसके रिटेलिएशन में ईरान ने क्या किया कि जो अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट था उस प्रोसेस को और फास्ट कर दिया। साथ ही में वो करता क्या था कि यूएस को मिडिल ईस्ट के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए उनके जो भी मिलिट्री बेसिस थे उसके ऊपर अपने प्रॉक्सीज जैसे यूतीज, शिया मिलिटेंट्स, इनको पैसे देकर उन पर अटैक कराता था ताकि मिडिल ईस्ट के अंदर यूएस परेशान रहे और ईरान को कुछ कर ना पाए। अच्छा, साथ ही में ईरान करता क्या है कि वो बार बार धमकी देता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक कर देगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बात करूं तो एक पतला वाटरवे है ओमान और ईरान के बीच में, जहां से वर्ल्ड का 1/3 ऑफ द ऑयल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो सोचिए अगर ईरान इसको ब्लॉक कर देगा तो ग्लोबली ऑयल के प्राइसेस कितना तेजी से बढ़ जाएंगे और इसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट है ऑयल के लिए। तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से यूएस और जो ईरान है इसके बीच के जो रिलेशन है वो बिल्कुल ही बेकार हो रखे। अभी मेन क्वेश्चन ये उठता है कि इस वॉर का इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, इंडिया पर भी इस वॉर का इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर ये वॉर लंबी चलती है तो। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। नंबर 1, इंडिया अपने क्रूड ऑयल का 80% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है और इसमें से मैक्सिमम मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आता है। और अगर मिडिल ईस्ट में इस वॉर के दौरान टेंशन बढ़ी और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, जहाँ से कि रोज़ाना वर्ल्ड का 20% ऑयल ट्रेड होता है, तो ऑयल के प्राइस पूरे वर्ल्ड में काफ़ी बढ़ जाएंगे। और इसी वजह से इंडिया में भी हमें पेट्रोल और डीजल के प्राइस में काफ़ी इंक्रीज देखने को मिल सकता है। नंबर 2, एट प्रेजेंट 8.5 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियंस मिडिल ईस्ट के देशों में काम करते हैं और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट एज अ रेमिटेंस अमाउंट इंडिया में अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं। और आपके पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईयर 22 में सिर्फ यूएई से $13.8 बिलियन का रेमिटेंस अमाउंट इंडिया में आया था। और सोचिए ये बात है ईयर 2022 की और सिर्फ एक कंट्री की। तो आज अगर हम सारी मिडिल ईस्ट कंट्री को कंसिडर करें तो कितना ज़्यादा अमाउंट इंडिया में एज अ रेमिटेंस अमाउंट आता होगा। तो अगर ये वॉर लंबी चलती है तो वहाँ पर इंडियंस की जॉब जा सकती है, जिससे कि काफ़ी सारी इंडियंस मास लेवल पर इंडिया में वापस आने लगेंगे, जिससे कि इंडिया का जॉब क्राइसिस और बढ़ जाएगा और साथ ही में जो रेमिटेंस अमाउंट आता था वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। नंबर 3, इंडिया ईरान में चाबर पोर्ट को डेवलप कर रहा है ताकि वो वहाँ से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को स्ट्रैटेजिकली टारगेट कर सके और साथ ही में चाबर पोर्ट से सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और रशिया का ट्रेड रूट एक्सेस भी मिल जाता है। अगेन अगर ये वॉर लंबी चलती है तो चाबर पोर्ट के इंफ्रा डेवलपमेंट में डिले होगा और साथ ही में वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया पर प्रेशर बना सकती हैं कि वो इस पोर्ट का डेवलपमेंट हॉल्ट करे। नंबर 4, इंडिया के रिलेशन ईरान और इजराइल दोनों से ही अच्छे हैं और इसी वजह से इन दोनों को डिप्लोमेटिकली साथ में ले चलने से इंडिया को आगे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यही सब रीज़न है जिनकी वजह से इंडिया पर इनडायरेक्टली इस वॉर का असर पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन ईरान और इजराइल वॉर का। अच्छा, इस वीडियो में हमने जितने भी इवेंट्स को डिस्कस किया है वो अराउंड 20 से लेकर 21 जून की है। और हाँ, दूसरी चीज़, वॉर अभी भी चल रहा है और दोनों ही कंट्रीज इसको डी एस्केलेट करने को रेडी नहीं है। और आगे जाकर अगर इस वॉर से रिलेटेड कोई मेजर अपडेट आती है तो हम उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका क्या टेक है इस वॉर पर और क्या इंडिया को एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए या न्यूट्रल ही रहना चाहिए। और हाँ, ऐसे ही हार्ड हिटिंग जियोपॉलिटिक्स ब्रेकडाउन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी तार्किक।